हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र आप सभी लोगों को। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए फाउंडेशन की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आपकी इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीए फाउंडेशन कंपनीज एक्ट का रिविजन। हमने लास्ट क्लासेस में, बच्चों आपको पता होगा, हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिविजन कंप्लीट कर लिया है। हमने पार्टनरशिप एक्ट भी पूरा रिवाइज कर लिया है एंड नाउ वी आर ऑन मूविंग ऑन टू दी कंपनीज एक्ट। ठीक है। और आपको जैसा सबको पता ही है कि जो भी अपन रिविजन करते हैं दैट इज फ्रॉम दी हैंड रिटन नोट्स। और ये हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चेक करना मत भूलना जो भी आपके नोट्स है। और ऐसे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आते रहते हैं। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम कंपनीज एक्ट का जो रिवीजन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट में आपको ध्यान रखना है वो कि कंपनी के फीचर्स क्या है। अब देखो बच्चों, आपने क्लास 12 में भी कंपनीज एक्ट के फीचर्स पढ़े हैं और बहुत सारे फीचर्स पढ़े होंगे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी का जो लाइफ होता है परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी में मेंबर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपने पढ़े होंगे। पर आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से कंपनी के फीचर्स इन्होंने सिर्फ 4 दिए हैं। पहला फीचर, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्या होता है बच्चों? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कंपनी का। सेकंड, कंपनी का जो फीचर है दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी के मेंबर्स आए जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। थर्ड, कंपनी के मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है, जिसको अपन अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे लाइबिलिटी मेंबर्स का लिमिटेड होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। मतलब कंपनी अगर कोई भी काम करती है तो खुद से नहीं कर सकती है। कंपनी नीड्स ह्यूमन, कंपनी नीड्स ह्यूमन एजेंसी। कंपनी को लोग चाहिए काम करने के लिए। तो कंपनी में जो नेचुरल पर्सन है दे आर द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। पर कंपनी खुद कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो देखो क्या लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी में। देर आर डिफरेंट फीचर्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी का अलग एग्जिस्टेंस है और कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स का एग्जिस्टेंस अलग है। कंपनी जब रजिस्टर हो जाती है तो उसका अलग से एक लीगल पर्सनालिटी बन जाता है। इट कम्स टू हैव, पर इसके पास वही सेम राइट्स और पावर्स है बच्चों जो किसी एक पर्सन के पास होते हैं, ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास क्या राइट होते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, लोन ले सकता है, अपने नाम पे सारे काम कर सकता है। वैसे ही सेम कंपनी भी लोन ले सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम पे। तो आपको एग्जाम में इसमें क्या ध्यान रखना है? पहला, कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो एक लीगल एग्जिस्टेंस है। कंपनी का एग्जिस्टेंस डिफरेंट होता है और सेपरेट होता है। मेंबर्स, मतलब कंपनी अलग होती है और मेंबर्स अलग होते हैं। कंपनी अपने नाम पे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जो कोई एक ह्यूमन कर सकता है। फिर इसमें अपन ने केस लॉ भी पढ़ा था, मकाओ का, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बेसिकली इसमें हुआ क्या था? एक कंपनी है नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें मकौर ने क्या किया, जो टिम्बर था ना, उस टिम्बर का इंश्योरेंस करवाया। और टिम्बर कंपनी का है। टिम्बर किसका है? कंपनी का। तो इंश्योरेंस भी किसके नाम पे होना चाहिए था? कंपनी के नाम पे। पर मकाओ ने क्या किया, ये इंश्योरेंस खुद के नाम पे करा लिया। मतलब इंश्योरेंस क्या किया? खुद के नाम पे करा लिया। और थोड़े टाइम बाद जब टिम्बर में आग लग गई तो ऐसे केस में मकाओ ने कहा इंश्योरेंस कंपनी को कि आप मुझे कंपनसेशन दो। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला? सुनना बहुत ध्यान से। मकाओ वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल एक्सेप्ट वन शेयर्स ऑफ अ टिम्बर कंपनी। ही वॉज ऑल्सो मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। एम ने, मकाओ ने अपने नाम पे वो कंपनी का जो टिम्बर था ना वो इंश्योर्ड करवा लिया। टिम्बर में आग लग गई, फिर एम ने बोला कि आग लग गई, मैंने अपने नाम पे इंश्योरेंस लिया तो मुझे कंपनसेशन भी दोगे। हेल्ड, इंश्योरेंस कंपनी लाइबल नहीं है मकाओ को पे करने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी लाइबल है किसको पे करने के लिए? कंपनी को। फॉर ही हैज, क्योंकि इसके पास कोई लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट नहीं है। हेंस इन दिस केस सिंस द टिम्बर वाज नॉट इंश्योर्ड इन कंपनीज नेम, तो एम कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता इंश्योरेंस कंपनी से। तो देखो क्या लिखा है इसमें, एक मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। मतलब जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसमें इंश्योरेंस भी किसके नाम पर होना चाहिए? कंपनी के नाम पर होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टीज परपेचुअल सक्सेशन, जो बहुत ईजी है। मेंबर डेथ हो जाए या मेंबर चेंज हो जाए, कंपनी चलती रहेगी जब तक वो वाइंडिंग अप नहीं हो जाती ऑन द ग्राउंड। इसके एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता डेथ और इंसॉल्वेंसी से। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनका लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। लिमिटेड कैसे? सुनना बहुत ध्यान से, एग्जाम्पल चेक करते हैं अपन इसके लिए एक, है ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैंने रेगुलर क्लास में भी एग्जाम्पल लिया है, आपको मैं वापस एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि जो बच्चे रिविजन करने के लिए आए हैं सिर्फ
उनको भी क्लैरिटी मिले कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, सपोज कंपनी के जो असेट्स है दैट इज 10 करोड़। कंपनी के पास असेट कितने हैं, 10 करोड़ के कंपनी के असेट्स है, और कंपनी की जो लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, क्या पे करना है, कंपनी का जो लाइबिलिटी पे ऑफ करना है, सपोज करो ये लाइबिलिटी जो है कंपनी के दैट इज 12 करोड़ रुपीज। लाइबिलिटी कितनी पे ऑफ करनी है, 12 करोड़, और असेट कितने के हैं, 10 करोड़ के। तो कंपनी के को 2 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं पैसे देने के लिए। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 2 करोड़। तो कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी कौन सी, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो ऐसे केस में कंपनी अपने शेयर होल्डर से अनपेड वैल्यू वाला पैसा मंगा सकती है। कौन सा पैसा मंगा सकती है, अनपेड वैल्यू वाला। तो अनपेड वैल्यू मतलब सपोज करो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो अनपेड वैल्यू है वो 1 करोड़ का है, मतलब कंपनी शेयर होल्डर से कितना पैसा मांग सकती है, 1 करोड़ मांग सकती है। तो ऐसे केस में यहाँ पे शेयर होल्डर्स कंपनी को 1 करोड़ रुपए देंगे, और 1 करोड़ में जितना लाइबिलिटी पे ऑफ हो सकता है वो पे ऑफ हो जाएगा। जो 1 करोड़ पे नहीं हो पाया वो बेड डेट हो जाएगा, वो थर्ड पार्टी के लिए क्या हो जाएगा, बेड डेट, की कंपनी ये पैसा तो चुका ही नहीं पाएगी। किसी भी तरीके से कंपनी शेयर होल्डर के पर्सनल असेट्स को नहीं ले सकती है अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो। सेम इसी तरीके से अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आप सबको पता है कि गारंटी में तो पहले दिन तो कोई पैसा आता ही नहीं ना। गारंटी में कब आता है पैसा, गारंटी में पैसा आता है कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो सपोज एक कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है और कंपनी में 2 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, और गारंटर ने, शेयर होल्डर जो था ना कंपनी का, उसने कहा था कि मैं गारंटी करता हूँ कि मैं आपको वाइंडिंग अप के टाइम पे, अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले दिन शेयर कैपिटल नहीं आती है, यहाँ पे शेयर कैपिटल कब आती है, जब आपका वाइंडिंग अप होता है तब। तो यहाँ पे गारंटर क्या कर रहा है, आपको प्रॉमिस कर रहा है कि कंपनी को ये 1.5 सीआर देगा। कितना देगा, 1.5 सीआर, अगर कंपनी को जरूरत पड़ी तो हमें, हमारी कंपनी को 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, पर गारंटर कितने देगा, 1.5 सीआर ही देगा। तो मैम बचे हुए 0.5 सीआर बेड डेट्स, बचे हुए 0.5 सीआर हमारा क्या हो जाएगा, बेड डेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। पर अगर ये कंपनी अनलिमिटेड होती, कंपनी कौन सी होती है, अगर ये अनलिमिटेड कंपनी होती, तो अनलिमिटेड कंपनी के केस में शेयर होल्डर को 2 करोड़ पूरे लेके आने पड़ते जितना कंपनी को पैसा चाहिए। अगर शेयर होल्डर के पास अनपेड वैल्यू सपोज 1 करोड़ की ही है, अनपेड वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ की, तो क्या मैम मुझसे 1 करोड़ और मंगा सकते हैं, हाँ। वो अपने घर के पर्सनल असेट्स, जो भी उसके पास ज्वेलरी है, कार है, बिल्डिंग है, जो भी है, अगर उसके पर्सनल असेट्स को भी बेचना पड़े तो उसके पर्सनल असेट बेचकर भी हम कंपनी में जो लाइबिलिटी है उसको क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आएगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, और अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है। लास्ट फीचर, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक वो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका नेचुरल बर्थ नहीं होता। ह्यूमन बीइंग का तो नेचुरल बर्थ होता है, कंपनी का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो क्रिएट होती है। कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, लोन्स वगैरह सब कंपनी कर सकती है। कंपनी जब काम करती है तो वो किसके थ्रू काम करती है, सम ह्यूमन एजेंसी, जैसे डायरेक्टर्स के थ्रू कंपनी काम करती है। और फिफ्थ फीचर इन्होंने दिया हुआ है, हालांकि ये फीचर आउटडेटेड हो चुका है, पर दिया हुआ है तो पढ़ते हैं। कंपनी में इन्होंने बोला है कॉमन सील होना। अब कंपनी में पहले तो ऐसा होता था कि कॉमन सील होना कंपल्शन है, पर आज के टाइम पे कंपनी में कॉमन सील होना कंपल्सरी नहीं है। क्यों, क्योंकि आजकल जितने भी सिग्नेचर्स होते हैं कंपनी के बिहाफ पे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, तो कंपनी में कॉमन सील होना जरूरी नहीं है। पर अगर किसी कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन करेगा, तो ये कहते हैं कि अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो जो साइन है वो कौन करेगा, 2 डायरेक्टर्स। पहले साइन कौन करेगा, 2 डायरेक्टर्स, या फिर और कौन साइन कर सकता है, एक डायरेक्टर और एक सीएस। तो कौन कौन साइन कर सकता है, या तो 2 डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस। यहाँ पे हमारे फीचर्स ऑफ कंपनी होते हैं खत्म। तो अब मेरे साथ सब एक बार वापस फीचर्स ऑफ कंपनी रिवाइज करेंगे। सबसे पहला फीचर है कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड फीचर है कंपनी का कि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। थर्ड, कंपनी जो है उसका लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्या होता है, लिमिटेड। फोर्थ फीचर, कंपनी में कॉमन सील होना कंपल्शन नहीं है, कंपनी में कॉमन सील होना क्या है, ऑप्शनल है। और फिफ्थ फीचर, कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसा होता है, परपेचुअल। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, कंपनी चलती रहती है, चाहे मेंबर कोई आए चाहे मेंबर कोई जाए। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा कि फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है, ठीक है। अब अपन मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कॉर्पोरेट व्हील। अब देखो,
कॉर्पोरेट व्हील में अगर मैं आपको बताऊं तो रेयरली आईसीआई ने एग्जाम में इस क्वेश्चन को कभी दिया है, बहुत कम चांसेस है इस क्वेश्चन को देने के जो अभी तक आईसीआई ने नहीं दिया है, ना इवन कोई केस स्टडीज में दिया है, ना इसमें आईसीआई ने मीनिंग पूछा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, तो पता नहीं आईसीआई का कब मन करेगा और वो आपको यही पूछ लेगी, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम्स में अभी तक नहीं आया है, पर इसका इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट वाइज ये जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या है। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है पर्दा हटाना। आपको कंपनी पर से पर्दा हटाना है और आपको कंपनी पर से पर्दा हटा के देखना है कि कंपनी के पीछे कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। क्योंकि भले ही कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता होगा, पर कंपनी को चलाने के लिए ह्यूमन एजेंसी तो चाहिए ना। तो कंपनी में अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो कंपनी थोड़ी कर रही है, कंपनी के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो कुछ कुछ केसेस में हमको कॉर्पोरेट व्हील हटा के देखना पड़ता है कि कंपनी के पीछे कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो देखो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कॉर्पोरेट व्हील अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखोगे, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कॉन्सेप्ट पे काम करती है और कंपनी अलग होती है और मेंबर्स अलग होते हैं। कॉर्पोरेट व्हील में कंपनी के मेंबर्स को, कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है, कंपनी के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। मतलब ये तो कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है कि कंपनी के मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कंपनी का लाइबिलिटी आएगा, मेंबर्स का नहीं आएगा। इफ कंपनी का कोई भी डेट हुआ तो कॉर्पोरेट व्हील कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट कि मेंबर्स लाइबल नहीं होते। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर कंपनी का कोई भी लाइबिलिटी होता है, कंपनी का कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी कंपनी को उधारी पे करनी है, तो ऐसे केस में मेंबर्स का लाइबिलिटी नहीं आता, लाइबिलिटी सिर्फ किसका आता है, कंपनी का आता है। और इसीलिए इसी का फायदा उठा के कितनी बार शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, मेंबर्स क्या करते हैं, कंपनी में फ्रॉड करते थे। और इसीलिए हमको कितनी बार कंपनी का पर्दा उठा के ये चेक करना होता है कि कंपनी के पीछे कौन है जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मतलब जहां पे आप कंपनी का जो प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एंटिटी का, उसको इग्नोर करके ये पता करने की कोशिश करते हो कि कौन से लोग हैं जो कंपनी के पीछे काम कर रहे हैं। सबसे पहले केस लॉस पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको हेडिंग क्या क्या है। सबसे पहले केस लॉ हमने पढ़ा था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रेगुलर क्लास में इसका चार्ट वगैरह भी बनवाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, मेरे पास आई थिंक इसी में ही होगा। वेट, वेयर आर द क्लास नोट्स। यहीं पर होना चाहिए, आई थिंक इस वाली फाइल में नहीं होंगे। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। देखो देखो, ये क्या लिखा हुआ है। पहला केस लॉ क्या है, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। बेसिकली डेमलर कंपनी लिमिटेड कौन सी है, एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, और ये जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी है ब्रिटिश कंपनी है। तो क्या लिखा है, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी जियोपार्डी। बेसिकली हुआ क्या, डेमलर कंपनी लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुई थी, वो इनकॉर्पोरेट, देखो मैं आपको एक काम करती हूँ, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स, आपको बेटर पता चलेगा कि इस केस लॉ में था क्या, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी है ना, वो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई, ब्रिटिश में। पर इसके पीछे जो, बट द होल्डर ऑफ ऑल इट शेयर्स एक्सेप्ट वन एंड ऑल्सो द डायरेक्टर्स वर जर्मन रिसाइडिंग इन जर्मनी। बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल कंपनी है वो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई, ब्रिटिश में, पर वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में वो मेनली कौन से हैं, जर्मन लोग हैं। शेयर होल्डर्स उस कंपनी के मेनली कौन है, जर्मन है। और जो डेमलर कंपनी है वो तो जर्मन की ही कंपनी है। और हुआ क्या, जर्मनी और इंग्लैंड में वॉर हो गया, जर्मनी और इंग्लैंड में क्या हो गया, वॉर। द केस स्टार्टेड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सो कॉन्टिनेंटल टायर्स ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट डेमलर कंपनी लिमिटेड टू रिकवर ट्रेड डेट्स। दिस, अब देखो ये कह रहे हैं कि अगर जर्मन और ब्रिटिश में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, और जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी है उसमें मेनली शेयर होल्डर्स कौन से हैं, जर्मनी के हैं। तो ऐसे केस में आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हटाना पड़ेगा और डेमलर और कॉन्टिनेंटल के बीच में जो भी सेल परचेज के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो बंद करने पड़ेंगे, उनको बैन करना पड़ेगा। क्यों बैन करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी तरीके से जो आपकी एनिमी कंट्री है, जो अलाइन एनिमी, अपन ने पढ़ा है, जो अलाइन एनिमी है, जो एनिमी कंट्री है, उसके साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर ब्रिटिश और जर्मनी में वॉर हो गया और ये आपस में एनिमी कंट्री है तो ये एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी
affects, the court may not be willing to crack the corporate shell, but it may rent the well for ascertaining कि company enemy है कि नहीं है. It is true that unlike a natural person, a company does not have mind or conscience. Therefore, it cannot be a friend or foe. It may, however, be characterized as an enemy company. कह रहे कंपनी कभी फ्रेंड नहीं और दुश्मन और दोस्त नहीं हो सकती है, पर कंपनी आपकी एनिमी कंपनी हो सकती है. अगर कंपनी के अफेयर्स कौन कंट्रोल कर रहा है, एनिमी कंट्री कंट्रोल कर रही है, तो फॉर दिस पर्पस कोर्ट क्या करेगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करेगा. तो देखो क्या कह रहे, ये कह रहे कितनी बार कंपनी का कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए कि कंपनी हमारी को एनिमी है कि फ्रेंड है, हमको कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करना पड़ता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी. सेकंड, कितनी बार टैक्सेस प्रोटेक्ट करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. तो टैक्सेस बचाने के लिए अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो हम कंपनी का पर्दा उठाएंगे और ये देखेंगे कि इसके पीछे एक्चुअली कौन काम कर रहा है, जिसका फेमस केस लॉ है कौन सा, जुगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. और एक और है दिनशा मैनेकजी पैटेट. अपन ने दिनशा मैनेकजी पैटेट पढ़ा था. बेसिकली जो दिनशा थे, इनको अपनी कंपनी से, इनके एक टेक्सटाइल मिल्स थी, इनको अपनी कंपनी से बहुत ज़्यादा डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम हो रही थी. बट डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम पे क्या होता है, टैक्सेस लगते हैं. जब आप डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम कमाओगे तो पर्सन के हैंड्स में क्या लगेंगे, टैक्स लगेंगे. तो ऐसे केस में इसने सोचा कि यार इन पे मेरे को, क्योंकि अब ये तो इनकम इतनी ज़्यादा है और टैक्सेस भी बहुत हैवी लग रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, इस केस में मेरी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो बचाना है. और उस टाइम पे वहाँ पर उस कंट्री में एक लॉ था कि अगर आप ऐसी किसी भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो इसने क्या किया, ये डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम जो है, इसने 4 कंपनी बनाई और 4 कंपनी में और कुछ नहीं किया, सिर्फ डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम जो था वो ट्रांसफर कर दिया और कंपनी में वो पैसा ट्रांसफर करके लोन की फॉर्म में वापस ले लिया. मतलब मैंने कंपनी को पैसा दिया डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम का, ताकि वो पैसा एग्जेम्प्ट हो जाए, और उसके बाद मैंने वो पैसा लोन की फॉर्म में वापस कंपनी से ले लिया. तो ऐसे केस में आपने टैक्स बचाने के लिए अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, तो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करके देखेंगे कि इसके पीछे कौन है जो काम कर रहा है. नेक्स्ट, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन. अगर आपको लीगल ऑब्लिगेशन हटाने के लिए भी, टैक्स की जो लीगल ऑब्लिगेशन हटाने के लिए अगर आप कंपनी का सहारा लेते हो, तो हम कॉर्पोरेट व्हील हटा के देखेंगे कि पीछे कौन काम कर रहा है, जिसका फेमस केस लॉ है द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री. बेसिकली इसमें हुआ क्या था, सुनो. ये जो एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है ना, इसके प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा थे और लॉ ऐसा था कि अगर किसी भी कंपनी के प्रॉफिट इस लिमिट से ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी को क्या देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को. क्या देना पड़ेगा, बोनस और पीएफ देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, कंपल्सरी है. तो ऐसे केस में कंपनी में क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा थे, तो इट इज़ कंपल्सरी फॉर द कंपनी कि कंपनी को बोनस देना पड़ेगा अपने वर्कर्स को. पर कंपनी अपने वर्कर्स को बोनस देना नहीं चाहती थी. तो कंपनी ने क्या किया, ये जो प्रॉफिट था ना, जो ज़्यादा आ रहा था, इस प्रॉफिट को कम दिखाया. कैसे दिखाया, देखो क्या लिखा है. ए लिमिटेड परचेज शेयर्स. ए लिमिटेड इसने किसके शेयर्स खरीदे, बी लिमिटेड के, बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ रुपीज 4.5 लाख रुपए. डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वाज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर आफ्टर ईयर. इट वाज टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग. और जब डिविडेंड इनकम आ रही है तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी वो आएगा और बोनस भी हमने इससे कैलकुलेट किया. समटाइम्स इन 1968 कंपनी ने क्या किया, जो बी लिमिटेड के शेयर्स ए ने खरीदे हुए थे, वो इन्होंने ट्रांसफर कर दिए एक दूसरी कंपनी सी लिमिटेड खोल के. मतलब ए लिमिटेड ने जो बी लिमिटेड के शेयर्स होल्ड करके रख रखे थे, वो उसने अपनी बुक्स में से हटा के, अपने अकाउंट्स में से हटा के, सी लिमिटेड एक सब्सिडरी खोली और उसको इसने शेयर्स गिफ्ट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, होली ओन्ड बाय इट. दस द डिविडेंड इनकम, अब डिविडेंड इनकम जो है वो ए की बुक्स में आ ही नहीं रही है. और अगर डिविडेंड इनकम अगर डिविडेंड इनकम ए की बुक्स में नहीं आ रही है, तो ए का जो प्रॉफिट है वो कम आएगा, और अगर उसका प्रॉफिट कम आएगा तो उसको बोनस भी पे नहीं करना पड़ेगा. मतलब जो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री था, उसने सी लिमिटेड कंपनी खोली ही क्यों, उसने कंपनी सिर्फ इसलिए खोली ताकि वो अपने बी लिमिटेड के शेयर सी में ट्रांसफर कर सके और शेयर ट्रांसफर करके कंपनी का जो बोनस पेबल वाला लीगल ऑब्लिगेशन है उसको अवॉइड कर सके. तो लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, तो कंपनी का हम पर्दा हटा के चेक करते हैं कि पीछे कौन काम हो कर रहा है. फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट. मतलब अगर आपकी कोई भी कंपनी सब्सिडरी ओपन कर रही है और सब्सिडरी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि वो आपके एक एजेंट की जैसे काम कर रही है, जैसे इसका हमने केस लॉ पढ़ा था, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन. बेसिकली ये मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को है ना लाइसेंस चाहिए थे
ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन उस टाइम पे, आज के टाइम पे तो हमारे इंडिया में आरटीओ है, पर उस टाइम पे इनको लाइसेंस जो है ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वो दे नहीं रहा था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को। तो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने क्या किया, क्योंकि इनकी लिमिट एक्सीड हो गई थी, तो इन्होंने कंपनी बनाई, एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, और सब्सिडरी कंपनी के नाम पर लाइसेंस लेना चालू कर दिया। और सब्सिडरी कंपनी का काम सिर्फ इतना था कि वो सिर्फ लाइसेंस लेने का काम कर रही है, बाकी मेन काम सारा कौन कर रहा है, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कर रही है। तो ऐसे केस में सब्सिडरी कंपनी का काम अगर सिर्फ ये है कि उनको क्या करना है, लाइसेंस लेना है, तो सब्सिडरी कंपनी आपने बनाई है सिर्फ आपके लाइसेंस लेने के लिए, एज एन एजेंट एक्ट करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट कोर्ट ने क्या बोला, पर्दा हटाओ, सब्सिडरी कंपनी का चेक करो पीछे कौन काम कर रहा है। समझ आ रहा है सबको। और लास्ट बोला है, अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए बनाई गई है, तो ऑफकोर्स सी बात है ऐसे केस में हम उसका पर्दा हटाएंगे और देखेंगे कि किन लोगों ने कंपनी के पीछे क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो ये 5 केसेस है जहां पे आपके कॉर्पोरेट व्हील को क्या किया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है। पहले फर्स्ट केस कौन सा था, सारे हेडिंग पढ़ेंगे और इनके केस लॉस कौन से थे वापस एक बार नाम देखेंगे। सबसे पहले टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि वो हमारी को एनिमी है या वो हमारी फ्रेंड है, मतलब को एनिमी है या हमारी फ्रेंड है, जिसके लिए फेमस केस लॉ है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ठीक है। सेकंड जो है दैट इज टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्सेस, जिसका केस लॉ का नाम है दिनशॉ मैनेक्जी टेपेटेड। थर्ड, लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए द वर्कमैन एसोसिएट एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फोर्थ, formation of subsidiary to act as agent, merchandise transport company limited versus British Transport Commission, or company formed for fraud, improper conduct or to defeat the law। यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक्स खत्म होते हैं। पहला हमने क्या कंप्लीट कर लिया, कंपनी के फीचर्स क्या है, और सेकंड हमने क्या कंप्लीट कर लिया, कॉर्पोरेट व्हील। क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने, पहला कंपनी के फीचर्स कंप्लीट कर लिया और दूसरा हमने कॉर्पोरेट व्हील कंप्लीट कर लिया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज द टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें एग्जाम में आने के जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा बनते हैं, बेसिकली केस स्टडी ज्यादा बनती है इनसे, तो अपन वो डिस्कस करेंगे। और बहुत ध्यान से देखना कि टाइप्स ऑफ कंपनी में हमारे पास क्या क्या है और कितने तरीके की कंपनीज हमारे पास होती है। वेट एक मिनट, मैं टाइप्स ऑफ कंपनी निकाल लेती हूँ, देन वी विल रीड टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, और सबको अपन 1 बाय 1 डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहली जो कंपनी है दैट इज, मैं आपको बता रही हूँ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे जो कंपनी होती है उसमें पहली आती है चार्टर्ड कंपनी, दूसरी आती है स्टैट्यूटरी कंपनी और तीसरी आती है रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसको पावर किंग ने दी है, क्वीन ने दी है कि आप कंपनी चलाओ। ऐसी कोई कंपनी जिसको पावर किसने दी है, किंग ने या क्वीन ने दी है या किसी एम्परर ने दी है कि पावर कंपनी चलाना है, तो ऐसे केस में ऐसी कंपनी को बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। हालांकि ऐसी कंपनी आज के टाइम पे रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये पहले एग्जिस्ट करती थी। जैसे ब्रिटिश में के टाइम पे आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी के ऑर्डर पे चल रही है नोन एज चार्टर्ड कंपनी। सेकेंड कंपनी होती है हमारे पास स्टैट्यूटरी कंपनी, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके लिए आपने एक अलग से कानून बना दिया, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके लिए आपने अलग से क्या बना दिया, कानून बना दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे LIC कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके लिए आपने LIC एक्ट बना दिया, तो ये स्टैट्यूटरी कंपनी है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमारा कौन सा है, स्टैट्यूटरी कंपनी, क्योंकि आपने इसके लिए अलग से क्या बना दिया, कानून बना दिया। तो ऐसा कोई भी कंपनी जिसके लिए आप अलग से कानून बना देते हो, तो वो कंपनी कौन सी कहलाती है, स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। और फिर थर्ड आती है कौन सी कंपनी, जो रजिस्टर्ड है। और जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसमें हमारे पास ये रजिस्टर्ड बेसिस पे ये सारे क्लासिफिकेशन हो रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है। अगर आप टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो कंपनी लाइबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई होती है। कौन से बेसिस पे, लाइबिलिटी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लाइबिलिटी के बेसिस पे जब कंपनी क्लासिफाई होती है तो पहला अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, दूसरा लिमिटेड कंपनी हो सकती है, लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है और लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है। अब लिमिटेड बाय गारंटी में आपको फिर से याद दिला दूं कि लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में फर्स्ट डे आपको कोई कैपिटल नहीं मिल रहा होता, फर्स्ट डे आपके पास कोई पैसा नहीं आ रहा। ये पैसा आपके पास कब आता है, जब कंपनी का वाइंड अप हो जाता है, जब कंपनी वाइंडिंग अप की स्टेज पे होती है, तो ऐसे केस में कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांग सकती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। पर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें आपके पास फर्स्ट डे ही शेयर कैपिटल आता है, फर्स्ट डे ही आपके पास क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है।
और ये जो पैसा है फर्स्ट डे शेयर कैपिटल वाला, ये कंपनी आपसे अनपेड वैल्यू कभी भी मंगा सकती है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी भी मंगा सकती है कंपनी, कंपनी का जब टेन्योर चल रहा है तब, और अगर कंपनी के पास वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा कम रह जाता है तो तब भी कंपनी पैसा मंगा सकती है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कैसे डिवाइड होती है। नेक्स्ट इज, अब देखो एग्जाम में इनकॉर्पोरेशन और लाइबिलिटी के बेसिस पे, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे तो कुछ भी नहीं आएगा, लाइबिलिटी के बेसिस पे अगर कभी केस स्टडी आई तो आ सकती है कि बताओ कैसे लाइबिलिटी कंपनी पे ऑफ करेगी, पर अभी तक लाइबिलिटी के बेसिस पे आईसीआई ने कभी ऐसा नहीं दिया है। पर मेंबरशिप के बेसिस पे आईसीआई आपको मेंबरशिप और कंट्रोल दोनों बेसिस पे आईसीआई आपको केस स्टडी बना के दे सकती है। मेंबरशिप के बेसिस पे अगर कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन है जो कंपनी चला रहा है, अपन सबसे पहले ओपीसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। फर्स्ट इज ओपीसी, बहुत ध्यान से सुनना, ओपीसी के सारे प्रोविजंस मैं आपको अभी थोड़ी देर में रिकॉल करा दूंगी। वन पर्सन कंपनी एक वो कंपनी है, वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन है मेंबर, मतलब एक ही पर्सन है जो कंपनी को रन कर रहा है, वन पर्सन एज अ मेंबर, बस एक ही पर्सन है, इसके अलावा कोई नहीं है। मैम फिर इसमें डायरेक्टर्स कितने होते हैं? डायरेक्टर्स इसमें कितने भी हो सकते हैं, डायरेक्टर मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम आप 15 ले सकते हो। हालांकि आपके डायरेक्टर्स 15 से भी ज्यादा हो सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, तो डायरेक्टर्स आपके 15 से भी ऊपर चलेंगे। पर जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, 1 से 15 तक डायरेक्टर चलेंगे। तो डायरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं ओपीसी में, पर मेंबर कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। अब ओपीसी कंपनी में जो मेंबर बनता है ना, अगर इस मेंबर की डेथ हो जाए, अगर मेंबर की डेथ हो जाए तो ऐसे केस में तो कंपनी ही बंद हो जाएगी। तो ये बोलते हैं कि नहीं, अगर ओपीसी कंपनी में मेंबर की डेथ हो जाती है तो हम ओपीसी कंपनी के मेंबर को कहते हैं कि आप है ना एक नॉमिनी अपॉइंट कर लो। क्या अपॉइंट कर लो? नॉमिनी। कि अगर आपकी कल को डेथ हो गई तो नॉमिनी विल कंटिन्यू द वन पर्सन कंपनी, नॉमिनी उसको कंटिन्यू करेगा और नॉमिनी मेंबर बन जाएगा आपकी कंपनी का, ठीक है। पर जो भी आपकी कंपनी का मेंबर है या जो भी आपकी कंपनी का नॉमिनी है, दोनों मेंबर एज वेल एज नॉमिनी दोनों कौन होना चाहिए? सबसे पहले ये नेचुरल पर्सन होने चाहिए। कौन होने चाहिए? दोनों नेचुरल पर्सन होने चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है नोट्स में, ये रहा हमारा ओपीसी कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले कौन से पर्सन होने चाहिए? नेचुरल पर्सन। दूसरा क्या बोला है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन। तो पहला वापस पढ़ लेंगे, ओपीसी में जो मेंबर और नॉमिनी है वो दोनों कौन होने चाहिए? नेचुरल पर्सन होने चाहिए। दूसरा वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, नेचुरल पर्सन होने चाहिए और इंडियन सिटीजन होने चाहिए। थर्ड कंडीशन लिखी है बुक में, पर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कुछ नहीं है। ये कहते हैं नेचुरल पर्सन और रेसिडेंट तो होना ही चाहिए, इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, प्लस रेसिडेंट भी होना चाहिए इंडिया में। पर ये कहते हैं रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस, रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली दो कंडीशंस है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और अगर आपने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप वन पर्सन कंपनी के मेंबर और नॉमिनी दोनों कहलाओगे। क्या कहलाओगे? मेंबर भी कहलाओगे और नॉमिनी भी कहलाओगे। मतलब आप मेंबर के लिए भी सेम कंडीशन है और नॉमिनी के लिए भी सेम कंडीशन है। पर अगर कोई एक पर्सन एक ओपीसी में मेंबर है, फर्स्ट में वो मेंबर है, तो क्या वो दूसरे में मेंबर बन सकता है क्या? क्या कोई भी एक पर्सन, क्या मैं दो कंपनीज में मेंबर बन सकती हूँ क्या? तो लॉ कहता है नहीं, आप दो में मेंबर नहीं बन सकते, आप एक ही में मेंबर बन सकते हो। एक में मेंबर, एक में नॉमिनी, ऐसा बन सकते हैं क्या? तो ये कहते हैं कि एक में मेंबर और एक में नॉमिनी आप बन तो सकते हो, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये अलाउड है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कल को अगर इस वाली कंपनी में मेंबर की डेथ हो जाए तो फिर आपको मेंबर बनना पड़ेगा, जो नॉमिनी है उसको मेंबर बनना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप दो कंपनी में मेंबर हो गए, तो आपको अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों कंपनी में से आपको कौन सी कंपनी चूज करनी है जिसमें आप मेंबर कंटिन्यू करना चाहते हो। क्या मैम मैं दो कंपनी में नॉमिनी हो सकता हूँ? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब दो में मेंबर नहीं हो सकते हैं वो डिसअलाउड है, पर एक में मेंबर एक में नॉमिनी चलेगा, दोनों में नॉमिनी भी चलेगा। समझ आ रहा है आप सबको? तो ये सारे आपके ओपीसी के कुछ रिक्वायरमेंट है जब आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तब। तो ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए पहले एक सिंगल पर्सन होना चाहिए जो मेंबर है, जो कंटिन्यू करेगा। वो पर्सन नेचुरल होना चाहिए, वो पर्सन क्या होना चाहिए? आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपन इसके प्रोविजंस रीड करेंगे कि ओपीसी कंपनी में किस तरीके से आप मेंबर को और नॉमिनी को अपॉइंट करते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है।
तो चलो देखो क्या लिखा है। OPC section number 262. It means a company which has only one person as a member. एक ही पर्सन है इसमें मेंबर। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी में आपको एक नॉमिनी क्लॉज देना पड़ेगा जिसमें आप ये बताओगे कि अगर मेंबर की डेथ हो गई या इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कौन पर्सन कंपनी का मेंबर बनेगा। नॉमिनी को जब आप अपॉइंट करते हो तो नॉमिनी अपना प्रायर रिटर्न कंसेंट देगा और आरओसी को फाइल भी करना पड़ेगा ये चीज कंपनी को एट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही ये कंपलसरी है कि जिसको भी आपने नॉमिनी अपॉइंट किया है वो जाके आरओसी को वो जाके कंपनी को अपना रिटर्न कंसेंट देगा और कंपनी रिटर्न कंसेंट किसको दे देगी, रजिस्ट्रार को। नॉमिनी को अगर लगता है कि उसको ओपीसी को छोड़ के जाना है तो वो छोड़ के जा सकता है। मेंबर को लगता है कि उसको नॉमिनी को निकालना है ओपीसी में से तो वो निकाल भी सकता है। तो बोला है नॉमिनी वेन एवर थिंग्स में विथड्रॉ हिज कंसेंट और इवन अगर मेंबर को लगता है कि उसको नॉमिनी बदलना है तो वो बदल सकते हैं। बस आप कंपनी को नोटिस दे दो और नोटिस देके नया आप नॉमिनी अपॉइंट कर लो। कोई भी पर्सन एक ओपीसी से ज्यादा का मेंबर नहीं बन सकता। माइनर इज नॉट एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ, और माइनर तो देखो नॉमिनी भी नहीं बन सकता और मेंबर भी नहीं बन सकता। ओपीसी ये स्टार मार्क करो। ओपीसी जो है वो बेसिकली 4 तरीके की एक्टिविटीज नहीं कर सकती। ओपीसी कभी भी जो आपके सेक्शन 8 कंपनी है, ओपीसी कभी भी आपके सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती। ओपीसी कभी भी आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती। देखो ओपीसी नहीं कर सकती है सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती है, पर ओपीसी का मेंबर तो कर सकता है ना। ये कह रहे हैं ओपीसी जो है वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकती क्या, तो ओपीसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, पर इंडिविजुअल ओपीसी का जो मेंबर है वो तो इन्वेस्ट कर सकता है ना। मतलब ओपीसी जो है उसका मेंबर, उसमें जो एक पर्सन मेंबर है वो दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता, पर वो दूसरी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का तो मेंबर हो सकता है ना। उसमें क्या दिक्कत है। आज अगर मैंने कोई ओपीसी खोली है और मैं चाहती हूँ कि मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो इट इज अलाउड। ओपीसी रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती है, नहीं अलाउड है। समझ आ रहा है सबको कॉन्सेप्ट क्या बोला हुआ है। अगर आप सबको ये बात समझ में आई है जो मैंने अभी अभी बताई तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में थम्स अप कीजिए कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो ओपीसी में भी कन्वर्टेड इनटू, ओपीसी को अपन प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ओपीसी सेक्शन 8 नहीं हो सकती है, ओपीसी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती है, ओपीसी नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी नहीं कर सकती है। यहाँ पे हमारा ओपीसी होता है खत्म। नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट कंपनी, जो अगेन इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी के लिए सेक्शन दिया है 268। कौन सा सेक्शन दिया है? 268। ओपीसी के लिए कौन सा दिया था? 262। प्राइवेट कंपनी के लिए 268। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? तो कहते हैं प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल्स में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रेस्ट्रिक्ट करती है। वापस, जो अपने आर्टिकल्स में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को क्या करती है? रेस्ट्रिक्ट करती है। क्या करती है? रेस्ट्रिक्ट। मतलब ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को प्रोहिबिट नहीं कर रही है। मतलब प्राइवेट कंपनी कभी ये नहीं बोलती है कि कंपनी शेयर्स ट्रांसफर प्रोहिबिट कर रही है, मना ही कर रही है, नहीं। आप शेयर ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेस्ट्रिक्टेड वे में ट्रांसफर होगा। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट कंपनी का एक मेंबर दूसरे मेंबर को शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, कर सकता है। प्राइवेट कंपनी का एक मेंबर अपने रिलेटिव को शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, कर सकता है। प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकता है। पर प्राइवेट कंपनी का मेंबर अगर शेयर ट्रांसफर करना चाहता है जनरल पब्लिक में, ऑफर लाके, आईपीओ लाके, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जो आर्टिकल्स के थ्रू रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर, जिसमें मेंबर टू मेंबर अलाउड है, मेंबर टू रिलेटिव अलाउड है, मेंबर टू प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड है, पर मेंबर टू जनरल पब्लिक अलाउड नहीं। और सेकंड फीचर जो प्राइवेट कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 200 एंड मिनिमम देयर शुड बी 2 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। मिनिमम कितने? 2, मैक्सिमम कितने? 200। और इन 200 के लिमिट में, बहुत ध्यान सुना, इन 200 के लिमिट में आप 3 लोगों को काउंट नहीं करोगे। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये भी केस स्टडी के फॉर्म में आ जाता है, सिर्फ ये ही टॉपिक। तो इन 200 की लिमिट में आप 3 लोगों को काउंट नहीं करोगे। कंपनी के जो पास्ट एम्प्लॉयज थे, कंपनी के कौन से एम्प्लॉयज? पास्ट एम्प्लॉयज जिनके पास अभी भी कंपनी के शेयर्स रखे हैं, वो काउंट नहीं होंगे। कंपनी के प्रेजेंट एम्प्लॉयज जिनके पास कंपनी के शेयर्स रखे हैं, वो भी 200 के लिमिट में काउंट नहीं होंगे। और जो जॉइंट शेयर होल्डर्स है, सपोज करो 2 लोगों ने मिलकर कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं, तो इनको हम 2 नहीं काउंट करेंगे, दे विल बी काउंटेड एज 1। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200।
जिसमें आप पास्ट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करोगे, आप प्रेजेंट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करोगे, और जो जॉइंट शेयर होल्डर्स है दे विल बी काउंटेड एज 1। यही लिखा है। पर्सन्स हु आर इन दी एम्प्लॉय, आर मतलब अभी करंट में जो एम्प्लॉय है, पर्सन जो पहले कभी एम्प्लॉयमेंट में थे बट अभी भी उनके पास कंपनी के शेयर्स रखे हैं, और जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1। जॉइंट को कैसे माना जाएगा? 1 माना जाएगा। प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट करती है, प्राइवेट कंपनी मना करती है कि प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। तुम खुद सोचो ना, प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं लाती है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। ओनली पब्लिक कंपनीज आर अलाउड टू मेक एन आईपीओ। पब्लिक कंपनीज जनरल पब्लिक को कह सकती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाओ। प्राइवेट कंपनी तो हमारे घर के लोगों से बनाई गई होती है, और इसीलिए आप उसमें जनरल पब्लिक को नहीं कह सकते कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। तो इट प्रोहिबिट्स, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स कि आप पब्लिक को नहीं कह सकते, इनवाइट नहीं कर सकते सिक्योरिटी के लिए। और स्मॉल कंपनी और ओपीसी कंपनी हमेशा क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। ओपीसी तो हमने पढ़ ही लिया कि प्राइवेट कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी अब हम पढ़ेंगे। तो हमने 2 कंपनीज पढ़ ली अभी तक मेंबर्स के बेसिस पे, पहला ओपीसी कंपनी और दूसरा इज प्राइवेट कंपनी। अब हम तीसरी कंपनी जो पढ़ रहे हैं स्मॉल कंपनी, वो ऑफ कोर्स मेंबर्स के बेसिस पे क्लासिफाई तो नहीं होती है, पर क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का ही टाइप है इसलिए मैंने यहीं लिख दिया स्मॉल कंपनी को। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है, बहुत ध्यान से सुनना, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। तो स्मॉल कंपनी का पहला कंडीशन ही ये है कि स्मॉल कंपनी होने के लिए पहले आपकी प्राइवेट कंपनी होना चाहिए। तो इट मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अलावा जो भी कंपनी होगी उसको हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। और इस स्मॉल कंपनी को बोलने के लिए इस स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और उससे कम होना चाहिए। और जो टर्नओवर है, सॉरी, जो टर्नओवर है पिछले साल का वो 40 और उससे कम होना चाहिए। वापस देखो, पेड अप कितना होना चाहिए? 4 करोड़ और उससे कम। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 करोड़ और उससे कम। वापस पेड अप कितना होना चाहिए? 4 करोड़ और उससे कम। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 करोड़ और उससे कम होना चाहिए। तो अगर आपका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और उससे कम है, या फिर आपका टर्नओवर जो है पिछले साल का अगर वो 40 करोड़ और उससे कम है, तो आपकी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। पर जो पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना बच्चों, वो पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट कभी बढ़ाना चाहे तो 10 करोड़ तक बढ़ा सकती है, और टर्नओवर की रिक्वायरमेंट को बढ़ाना चाहे तो 100 करोड़ तक बढ़ा सकती है। बहुत ध्यान से सुनना, रिक्वायरमेंट ये है, अगर आपको आज ही पता करना है कि स्मॉल कंपनी है कि नहीं है, तो आपको 4 और 40 ही देखना है। आपको क्या देखना है कि अगर कोई कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल जो है वो 2 करोड़ है और टर्नओवर सपोज करो 20 करोड़ है, तो ऐसे केस में वो स्मॉल कंपनी है। फिर ये मैम 10 और 100 करोड़ की लिमिट क्या है? 10 और 100 करोड़ की जो लिमिट है वो गवर्नमेंट लेके जा सकती है। मतलब गवर्नमेंट को कभी यहाँ पे इस जगह पे 4 करोड़ की जगह 6 करोड़ करना है, गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट को किसी से बहुत ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि 4 करोड़ की लिमिट को 10 करोड़ तक लेके जाया जा सकता है, और 40 करोड़ की लिमिट को 100 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। पर ये देखो स्मॉल कंपनी, अगेन मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम के लिए, आप ये मान के चलो कि स्मॉल कंपनी का केस स्टडी आई से देती है, और इट इज़ एन ईजी केस स्टडी जो आपको समझ में आराम से आता है। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस मतलब क्या? मतलब कुछ ऐसी कंपनीज है जो कभी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती है। देखो वापस सुनो, कुछ ऐसी कंपनीज है जो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है? पहला, पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होती है। वो अपन ने पहले ही पढ़ा, वो एक्सेप्शंस में नहीं है पर आपको बता रही हूँ। पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। जो कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन होल्ड करती है, सपोज मैं होल्डिंग कंपनी और मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो मेरी होल्डिंग की अगर कोई सब्सिडरी है तो हम आपस में कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मेरी सब्सिडरी है ना, तो बताओ मैं छोटी कंपनी का हूँ, मैं तो बड़ी कंपनी हो गई ना। तो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज आपस में कभी भी क्या नहीं होती है? स्मॉल कंपनी नहीं होती है। सेकंड, सेक्शन 8 कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं कहते। सेक्शन 8 कंपनी एक अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको स्मॉल कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और कोई भी कंपनी जिसका एक स्पेशल एक्ट बना, सपोज एलआईसी है जिसके लिए एलआईसी एक्ट बना हुआ है, तो ऐसी कोई कंपनी जिसके लिए अलग से कानून ही बन गया वो स्मॉल कंपनी का होंगी। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज है, उनको कभी भी आप, भले ही उनका पेड अप टर्नओवर लिमिट से कम होगा, पर ऐसी कंपनीज को आप कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सबको कि अपन क्या पढ़ रहे हैं और क्या डेफिनेशंस रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, सुनो 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 बच्चों, आओ इधर, है ना। अभी अपन देखो टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं, और टाइप्स ऑफ कंपनीज में अपन
मेंबर्स के बेसिस पे लास्ट कंपनी पढ़ रहे हैं, तो आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो, इधर वापस मेरी तरफ, है ना, मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेट करो, रिविजन करो, फायदा मिलेगा, मजा आएगा तुमको। तुमको सीए फाउंडेशन सितंबर 25 अटेम्प्ट क्लियर करना है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, सितंबर 25 आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल्डन अटेम्प्ट होना चाहिए। और गोल्डन अटेम्प्ट अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो आपको रिविजन जी जान से करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत मेहनत से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो देखो क्या लिखा है सेक्शन नंबर 271 में। सुनो बच्चों, इधर आओ, क्या कर रहे हो, इधर आओ आप। इट मीन्स अ कंपनी, प्रेजेंस लगाओ चलो यूट्यूब पे, मुझे लग रहा है आप सब लोग सो गए हो। प्रेजेंट लगाओ कमेंट सेक्शन में कि आप सुन रहे हो मुझे पूरा, है ना, मुझे आपका प्रेजेंट चाहिए कि कितने बच्चे हैं जो पूरा देख रहे हैं वीडियो को, ताकि आपको इस रिविजन से फायदा मिले और नेक्स्ट रिविजन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है विच इज अ सेक्शन 271 कंपनी। कौन सा सेक्शन है? 271 में। अब पब्लिक कंपनी का एग्जाम में ऑफकोर्स क्वेश्चन नहीं आता, पर ये वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। मिनिमम इसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक कंपनी कहलाती है। इससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी, वो पब्लिक कंपनी जिसको अपन मान रहे हैं पब्लिक कंपनी है, वो अपने आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनी खत्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो देखो अपन चार्ट पढ़ रहे थे, वापस एक बार चार्ट पे चलेंगे। हमने इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ लिया, हमने लाइबिलिटी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ लिया, मेंबरशिप में हमने ओपीसी पढ़ लिया 262, प्राइवेट कंपनी में हमने 268 पढ़ लिया, पब्लिक कंपनी हमने पढ़ लिया 271, स्मॉल कंपनी हमने पढ़ लिया। कंट्रोल में अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट कौन सी कंपनी पे, कंट्रोल के बेसिस पे, विच इज अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। कौन कौन सी है? होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। बहुत ध्यान से सुनना, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं आपके सामने साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी लूंगी होल्डिंग और सब्सिडरी के लिए। अच्छा एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल्स ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा, फिर मैं आपको लैंग्वेज पे लेके चलूंगी। अच्छा, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। चलो ये रहे एग्जाम्पल। एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, वो 51% शेयर होल्ड कर रही है पीक्यूआर में। पीक्यूआर कंपनी में 1 लाख शेयर्स है, उसमें से 51,000 शेयर्स जो है वो एक्स वाई जेड के पास है, मतलब 51% हो गया। एंड 51% इज मोर देन 50%, 51% इज मोर देन 50%। तो ऐसे केस में पीक्यूआर को हम क्या बोलेंगे? सब्सिडरी बोलेंगे, और एक्स वाई जेड कंपनी हमारी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। क्यों? अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में 50% मतलब 1/2 से ज्यादा शेयर कैपिटल, ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। सेकंड, एक कंपनी और है दीक्षिता लिमिटेड। इस दीक्षिता लिमिटेड ने 3 कंपनीज, एक आर्यका लिमिटेड है, एक यश लिमिटेड कंपनी और एक हेमंत लिमिटेड कंपनी है। दीक्षिता लिमिटेड आर्यका लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट रखती है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब मैक्सिमम डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव कौन करती है? दीक्षिता करती है आर्यका की कंपनी में। तो ऐसे केस में आर्यका लिमिटेड विल बी नोन एज अ सब्सिडरी ऑफ दीक्षिता लिमिटेड। समझ आ रहा है सबको? अब दीक्षिता क्या करी? यश की कंपनी में 51,000 शेयर्स होल्ड करी, विच इज मोर देन अगेन 50%। तो ऐसे केस में यश लिमिटेड भी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, किसकी? दीक्षिता की। हेमंत लिमिटेड में जो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें से 5 जो है वो दीक्षिता ने क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। अब देखो सुनो बहुत ध्यान से, 10 में से 5 रिमूव करे हैं ना, अपन क्या कहते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और मेजॉरिटी में 5 तो नहीं आएंगे ना, 5 से ज्यादा आएंगे। भाई 10 डायरेक्टर्स में से मेजॉरिटी कब आएगी? जब 5 से ज्यादा होगा ना। 5 इज इक्वल टू 50%, तो मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा। तो 50% से ज्यादा आप हेमंत की कंपनी में नहीं होल्ड कर रहे हो, तो हेमंत लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी नहीं कहलाएगी। पर यश और आर्यका की कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कहलाएगी। समझ आ रहा है सबको? अब यश की कंपनी 1 लाख शेयर्स में से 80% शेयर्स होल्ड करती है खुशबू प्राइवेट लिमिटेड के। सुनो, खुशबू की कंपनी में 1 लाख शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 1 लाख। उस 1 लाख शेयर्स में से यश के पास 80,000 शेयर्स है, 80% शेयर्स है। तो खुशबू विल बी नोन एज अ सब्सिडरी ऑफ यश लिमिटेड, एंड हेंस इफ खुशबू लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ यश एंड यश इज अ सब्सिडरी ऑफ दीक्षिता, तो कहाँ से चलेंगे अपन? अपन चलेंगे कि खुशबू इज ऑल्सो अ सब्सिडरी ऑफ दीक्षिता लिमिटेड। मतलब सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी भी हमारी सब्सिडरी कहलाती है।
सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी भी हमारी क्या कहलाती है? सब्सिडरी कहलाती है। तो देखो क्या लिखा है, खुशबू प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ यश लिमिटेड एंड इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। पर ये कह रहे हैं भले ही ये प्राइवेट कंपनी होगी, पर क्योंकि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी जो है वो पब्लिक कंपनी कहलाती है, तो हम इसको पब्लिक कंपनी बोलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है एग्जाम्पल सबको? दीक्षिता कंपनी जो है, दीक्षिता की जो कंपनी है वो आर्यका में यश और आर्यका यश, ये दोनों इसकी सब्सिडरी है। ये दोनों इसकी कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी। और ये दोनों सब्सिडरी पूनम की कंपनी में 10% शेयर्स होल्ड करती है आर्यका, यश लिमिटेड होल्ड करती है 30% और दीक्षिता खुद से होल्ड करती है 25%। और टोटल अगर आप इसका करोगे तो दैट इज 65%। मतलब क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको, वापस समझना। कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनीज के साथ मिलके या अकेले, वापस, कोई भी होल्डिंग कंपनी, आप मेरे साथ एक्शन करोगे, कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलके या अकेले किसी भी दूसरी कंपनी में, किसी भी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, तो ऐसी कंपनी भी सब्सिडरी कहलाती है। मतलब अगर दीक्षिता आर्य का यश के साथ मिलके और खुद से मिलके 50% ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, तो पूनम लिमिटेड विल बी नोन एज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ दीक्षिता। पूनम किसकी सब्सिडरी मानी जाएगी? दीक्षिता की। पूनम आर्यका की सब्सिडरी नहीं है, पूनम यश की सब्सिडरी नहीं है, पूनम किसकी सब्सिडरी है? दीक्षिता की। तो लिखा है दीक्षिता लिमिटेड along with its subsidiaries holding 65% of voting power in Poonam and therefore Poonam Limited is a subsidiary company of Dikshita. Poonam Limited is also an associate. Associate क्या होता है वो अपन अभी उस पे आएंगे, पर आई थिंक आपको सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे। तो अब अपन अगर डेफिनेशन पढ़े सब्सिडरी कंपनी का, तो सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करना चाहिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन? कंपोजिशन कंपोजिशन का मतलब होता है अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑल, या तो सारे या फिर मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर सारे या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट और रिमूव कर सकते हो, इसका मतलब होल्डिंग सब्सिडरी पे अच्छा खासा कंट्रोल कर रही है। या फिर आप कंट्रोल कर रहे हो मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर। कितना कंट्रोल कर रहे हो? मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर। या तो अकेले, जैसे दीक्षिता अकेले 25% होल्ड कर रही है, या फिर और या फिर वो किसके साथ? आर्यका के साथ और यश के साथ मिल करके 50% से ज्यादा होल्ड करती है, टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। और ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? इसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। और सब्सिडरी कंपनी में जो वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर का मतलब होता है आपको 2 शेयर कैपिटल लेनी है। बहुत ध्यान से सुनना, वोटिंग पावर का मतलब होता है आपको 2 शेयर कैपिटल लेनी है। पहला, ठीक, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है आपको, और एक जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, विच इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, तो आप ये मानोगे कि ये सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो वो नॉन कन्वर्टेबल है। कौन सा है वो? नॉन कन्वर्टेबल। पर क्वेश्चन खुद लिख के दे रहा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टेबल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? कन्वर्टेबल। तो अगर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल है तो इक्विटी में जाके कन्वर्ट होगी, तो ये हम वोटिंग पावर में इंक्लूड कर लेंगे। A company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if it controls composition of board of directors or controls more than 1/2 of voting power is with another subsidiary company। तो अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या 1/2 से ज्यादा होल्ड करती है, तो ऐसे केस में भी वो कंपनी सब्सिडरी ही कहलाती है। ठीक है। एसोसिएट कंपनी, ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। क्या रखती है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएट कंपनी। और व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कि अगर मेरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा, कितना परसेंट? 20%, एटलीस्ट 20 और उससे ज्यादा अगर होल्ड करती है, तो मेरी कंपनी जो है, मेरी कंपनी इन्वेस्टिंग कंपनी और जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको बोला जाएगा एसोसिएट कंपनी। पर 20% से ज्यादा तो होना चाहिए, पर 50 से कम होना चाहिए। वापस सुनो, क्या बोला है? 20% ज्यादा होना चाहिए सिग्निफिकेंट, पर वो कंपनी आपकी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। और सब्सिडरी मतलब 50% से कम होना चाहिए, क्योंकि 50% से ज्यादा होते ही तो आप सब्सिडरी बन जाओगे। तो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट 20% आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो वोटिंग पावर 0 है, वोटिंग पावर 20 से 50 तक है तो एसोसिएट हो, वोटिंग पावर 50 से 75 तक है तो आप सब्सिडरी हो। अगर वोटिंग पावर आपकी 100% है, 50 से 100 तक है, तो आप सब्सिडरी तो हो। पर अगर आपकी वोटिंग पावर एग्जैक्टली 100% है, तो ऐसे केस में इसको बोला जाता है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी।
आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी 3 होती है। वापस ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी 3 होती है। पहला इन कौन सा पहला था? चार्टर्ड, दूसरा स्टैट्यूटरी, तीसरा रजिस्टर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी 2 होती है, अनलिमिटेड, लिमिटेड। लिमिटेड में शेयर्स और गारंटी। फिर टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बेसिस पे प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी, और प्राइवेट की वजह से एक और आती है स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। एंड इवन गवर्नमेंट कंपनी भी आती है। अब गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर के, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले, स्टेट गवर्नमेंट अकेले या दोनों मिलकर के 51%, देखो ये स्टार मार्क करने की जरूरत है। सब्सिडरी कंपनी के लिए 50% है। सब्सिडरी कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 50% कम से कम होना चाहिए। पर गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए 51% ऑफ द शेयर कैपिटल इज टू बी हेल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ। कितना परसेंट बोला मैंने? 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो होती है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया। पर सुनना बहुत ध्यान से, हर वो कंपनी, मेरे हिसाब से, लेमन लाइफ पर्सन के हिसाब से, हर वो कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट होती है वो फॉरेन कंपनी है। मतलब सपोज करो कोई कंपनी है, काम भी बाहर करती है और इनकॉर्पोरेट भी बाहर हुई है, वो फॉरेन कंपनी है। तो फॉरेन कंपनी लेमन लैंग्वेज में तो वो होती है जो कोई भी बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी है। पर कंपनीज एक्ट प्रोफेशनली, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमारी कंपनी जो जो भी कंपनी बाहर काम करती है, बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उससे इंडियन कंपनीज एक्ट को क्या मतलब है? तो हमें कौन सी कंपनी चाहिए? हमें वो कंपनी चाहिए जो इनकॉर्पोरेट भले ही बाहर हुई है पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस कहाँ करती है? इंडिया में करती है। और बिजनेस इंडिया में करती है तो आइदर फिजिकली करे चाहे इलेक्ट्रॉनिकली करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस वो बिजनेस एक्टिविटी भी कहाँ करनी चाहिए? इंडिया में। मतलब जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, जो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करती है, और यहाँ पे एंड लिखा है, दोनों चीजें होनी चाहिए। बिजनेस प्लेस भी उसका इंडिया में होना चाहिए और बिजनेस एक्टिविटी भी उसके इंडिया में होना चाहिए। तब जाके वो क्या कहलाएगी? फॉरेन कंपनी। चाहे वो खुद से काम करे, चाहे वो अपने एजेंट को अपॉइंट करके करे, चाहे वो फिजिकली काम करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली काम करे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉरेन कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी भी होता है खत्म। फिर हमारे पास एक लास्ट दो तरीके की कंपनीज और बची है। वन इज सेक्शन 8 कंपनी एंड द सेकंड वन इज डोरमेंट कंपनी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। आपने अभी तक पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है। आप सब खुद के लिए क्लैप जरूर कर लीजिए, खुद के लिए शाबाशी दीजिए कि हाँ, आप सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब अपन पढ़ेंगे दो तरीके की कंपनीज जो बची है। कौन कौन सी है बची है? बताओ फटाफट से। मैंने अभी आपको बताया कौन सी कंपनीज हमको पढ़नी है। पहला सेक्शन 8 कंपनी और दूसरा पहला दू अभी वो कौन सा गाना चल रहा है? सॉरी। पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। मेरी आवाज इग्नोर करना, मैं ऐसे ही गाती हूँ। दिस इज द वे, मतलब यही मेरा आवाज है। ठीक है, तो आवाज इग्नोर करना। पर पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। तो पहला कंपनी कौन सा है हमारा? सेक्शन 8 कंपनी। कौन सा है? सेक्शन 8 कंपनी। और दूसरा हमारा कौन सा है? डोरमेंट कंपनी। ये दो कंपनीज हमारी बची है। इसको हम पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है चेक करते हैं। चलो 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 चलो। सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। वापस, सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। मतलब मैम कभी सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ही नहीं क्या? नहीं, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है पर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। ठीक है, अगर मैम सेक्शन 8 कंपनी ने ऑब्जेक्टिव तो चलो प्रॉफिट कमाने का नहीं है, पर अगर उसने कभी प्रॉफिट कमा लिया तो, अगर सेक्शन 8 कंपनी ने कभी प्रॉफिट कमा लिया तो ऐसे केस में सेक्शन 8 कंपनी अपने प्रॉफिट को यूज करेगी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो अगेन एजुकेशन में ही काम आएगा। सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स उसको अपने उस प्रॉफिट को अपने घर नहीं लेके जा सकते डिविडेंड की फॉर्म में। तो सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो कभी डिविडेंड नहीं बांटती अपने मेंबर्स को। प्रोहिबिट बोला हुआ है, सेक्शन 8 कंपनी को मना किया गया है कि आप कभी डिविडेंड नहीं बांटोगे। तो अगर कंपनी ने कभी सेक्शन 8 कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया तो उन्होंने अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है, जो रूल्स है, उनको क्या कर दिया है? फॉलो नहीं किया, और इसलिए उस पर पेनल्टी भी लगता है। तो सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो फॉर्म की जाती है। क्यों फॉर्म की जाती है? किस पर्पज के लिए की जाती है? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिलीजियस, social welfare and charity, and such company can use its profit only to promote the objective.
एंड दिस कंपनी इज प्रोहिबिटेड कि डिविडेंड नहीं पे करोगे मेंबर्स को। जब सेक्शन 8 कंपनी को काम करना है ना बच्चों, तो सेक्शन 8 कंपनी को काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है विदाउट, और सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अपने नाम के साथ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ऐड नहीं करती है। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अपने नाम के साथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ऐड नहीं करती है, और सेक्शन 8 कंपनी जो है वो हमेशा लाइसेंस लेगी। पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि सेक्शन 8 कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है, जिन बेसिस पे हमने उनको लाइसेंस दिया था, उन्होंने उस लाइसेंस को क्या किया, उस रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्रावीन कर दिया, कंडीशंस को कॉन्ट्रावीन कर दिया जिनके बेसिस पे लाइसेंस दिया गया था, कंपनी के अफेयर्स फ्रॉड्यूलेंटली हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स कंपनी वायलेट कर रही है प्री जुडिशियल, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस छीन सकती है वापस। देखो इस पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ग्राउंड्स पे लाइसेंस रिवोक कर सकती है। पहला ग्राउंड कौन सा है, आपको जिन रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए कहा था आपने उसको कॉन्ट्रावीन कर लिया। सेकंड, हमने आपको जिन कंडीशंस के बेसिस पे लाइसेंस दिया था आपने वो कॉन्ट्रावीन कर ली। थर्ड, कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हो रहे हैं। फोर्थ, प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, आप पब्लिक के फेवर में काम ही नहीं कर रहे हो, उनके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स को वायलेट कर रहे हो। जैसे ही कंपनी को पता, गवर्नमेंट को पता चलता है कि सेक्शन 8 कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो लाइसेंस रिवोक हो जाता है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोकेशन पर, ये स्पेलिंग सही कर लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोकेशन पर ऑर्डर कर देती है कि आपको हम अमालगमेट कर देंगे ऐसी दूसरी कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब अगर आपकी कंपनी एजुकेशन वाली थी तो हम हमको अमालगमेट करेंगे ऐसी सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एजुकेशन ही होगा। सेकंड, हम आपकी कंपनी में अगर भयंकर फ्रॉड हुआ है, वायलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव एक्सेसिवली है, तो हम आपकी कंपनी का वाइंड अप भी कर सकते हैं, और हम आपकी कंपनी पे वाइंड अप और अमालगमेशन तो करेंगे ही, साथ में पेनल्टी भी लगाएंगे। कंपनी पे पेनल्टी लगाएंगे 10 लाख से 1 करोड़, पेनल्टी याद रखनी है। कंपनी पे पेनल्टी कितना लगाएंगे, 10 लाख टू 1 करोड़, और डायरेक्टर्स और ऑफिसर पे पेनल्टी लगेगा 25,000 से 25 लाख। कंपनी पे 10 लाख से 1 करोड़ और डायरेक्टर्स पे 25,000 से 25 लाख। तो सेक्शन 8 कंपनी में आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है। एंड द लास्ट इज डोरमेंट कंपनी। जैसे अपन ने पार्टनरशिप में नहीं पढ़ा था डोरमेंट पार्टनर, तो डोरमेंट पार्टनर कौन होता है, जो स्लीपिंग पार्टनर है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करता, वो डोरमेंट पार्टनर है। सेम इसी तरीके से जो कंपनी एक्टिवली अभी काम नहीं कर रही है, तो जब मैम किसी कंपनी को एक्टिवली काम ही नहीं करना था तो उसने कंपनी क्यों बनाई। कितनी बार क्या होता है, कंपनी को लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमने जो नाम डिसाइड किया है, हमने जो ट्रेडमार्क पेटेंट लेना है हम लेके रख लेते हैं पहले, नहीं तो कोई हमारा ट्रेडमार्क पेटेंट कॉपी कर लेगा। तो ऐसे केस में कंपनी क्या सोचती है, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को होल्ड करने के लिए कंपनी पहले ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है 2-3 साल तक। ठीक है, तो ऐसे केस में कंपनी अगर आपने बनाई है फर्दर प्रोजेक्ट करने के लिए, असेट होल्ड करने के लिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड करने के लिए, तो ऐसे केस में हम आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी कह सकते हैं। पर आपकी कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। और व्हाट इज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन अदर देन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट होता है, पर ये चारों ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट नहीं है। इन 4 के अलावा अगर कंपनी ने कोई भी काम किया, इन चारों के अलावा अगर कंपनी ने कोई भी काम किया, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। कौन-कौन से मैम सिग्निफिकेंट नहीं होते? आपने आरओसी को फीस दी, नॉट अ सिग्निफिकेंट। आपने एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई पेमेंट किया, आरओसी को फीस दी, सिग्निफिकेंट नहीं है। आपने एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई भी पेमेंट किया, तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। आपने शेयर्स अलॉट किए, नॉट अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। आपने ऑफिस रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कोई पेमेंट किया, तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कहलाएंगे। प्लस आपकी कंपनी इनएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपकी कंपनी में, पहला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होना चाहिए, दूसरा आपकी कंपनी क्या होना चाहिए, इनएक्टिव। अब व्हाट इज इनएक्टिव कंपनी, इनएक्टिव कंपनी वो होती है जो कोई बिजनेस कैरी ऑन नहीं करती है, जिसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होते पिछले लास्ट 2 ईयर्स से, और जिस कंपनी ने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आएगा ऐसी कंपनी ने जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया है पिछले 2 सालों से, तो ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं, इनएक्टिव कंपनी। तो अगर आपकी कंपनी इनएक्टिव कंपनी है, डॉर इनएक्टिव है, तो वो भी डोरमेंट है। अगर आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे, तब भी आप डोरमेंट कंपनी हो। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के लिए, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड करने के लिए, तो ऐसे केस में भी हम आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी कहते हैं।
आई थिंक आप सबको समझ आया होगा कि टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने कितना क्या-क्या पढ़ा है, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कंपनी वापस एक बार मैं आपको पूरा चार्ट बता देती हूँ क्या-क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे पढ़ा, फिर लायबिलिटी के बेसिस पे, फिर मेंबरशिप, फिर कंट्रोल, फिर ओनर्स और फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। और यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी होता है खत्म। आई थिंक आप सब लोगों को ये लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है सब समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा, है ना? तो स्टे कनेक्टेड ऑन आवर चैनल कंपनीज़ एक्ट के सेकंड पार्ट के लिए, जो आपको कल अपलोड होके मिल जाएगा, ठीक है? और सेम टाइमिंग पे जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा जो रेगुलर लेक्चर्स है, जो फ्री फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है, ये आपको अवेलेबल होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे एट 8 पीएम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको रिवीजन में मज़ा आया हो, आपको लगा हो आपने कुछ चीज़ें लर्न करी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिएगा। तब तक के लिए सी यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।